तो वेलकम टू मेरे चैनल से राधे गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स में। और आज है लेक्चर नंबर 12। आपको मैं बहुत सारा इसमें बताने वाला लेक्चर नंबर 12 में। और जो आपको बच रखा है तो इस लेक्चर में भी कवर नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए लेक्चर में बने रहे। अगले लेक्चर में शायद आने वाले लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए या एक और बन सकता है, पता नहीं। फिर भी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से, आपको बताने वाला हूँ। तो उसी टॉपिक और यूनिट नंबर 4 के तीसरा लेक्चर हुआ और टोटल आपको 12वां लेक्चर है। तो आपको मैं रिसिप्रोकल प्रोमिस से शायद आपको नहीं बताया गया था, मैं वहाँ पर चलता हूँ आपको, वहाँ से मतलब एक एक करके आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक ये यूनिट 4 है और इसमें से काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ कि कम कम मिनट्स के लेकर आपको समझने में आसान हो। तो मैं नीचे आपको पहुंच चुका हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिस, ये काफ़ी बार पूछा गया, इसमें से बहुत बार मैक्सिमम आप इसको परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिस के ऊपर आप VVI लिख सकते हैं। और इसके 51 देखा लिखा हुआ क्या है, तो लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज कंटेंट इन सेक्शन 51 to 58 द प्रोविजन देयर फॉर अस। मीन्स आपको सेक्शन 51 से लेकर 58 तक इस परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिस के अंदर दे रखा है। वहाँ पर आपको ज़्यादा खास बात देखने को मिलेगा इस टॉपिक के अंदर, इस 4.8 कंटेंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं, पहला है प्रोमिसर नॉट वांट टू परफॉर्म ऑनलेस रिसिप्रोकल प्रोमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। तो सेक्शन 51 क्या बोल रखा है कि प्रोमिसर नॉट वांट टू परफॉर्म अनलेस रिसिप्रोकल प्रोमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। नीचे आप देख सकते हो एग्जांपल, अगर आपको मैं समझा देने के बाद जो बाद में आपको खुद ही प्रोविजन समझ आता है, ये फैक्ट एक बहुत ज़्यादा ही माइनर किया जाता है। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 21 का, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड टू बी to be paid for by B on delivery. A need not deliver the goods unless B is ready. देख लो, इसने दोनों ने डिलीवर करने की कॉन्ट्रैक्ट किया ये कुछ सामान, बट उसने बोला कि वो पैसे देगा तो मैं डिलीवर करूँगा। ये सोच रहा है कि वो सामान देगा तो मैं, इसलिए ना उसने सामान डिलीवर किया रहा, इसने पैसे देने के लिए लायबल होगा। इसमें यही बात कहा गया आपको सेक्शन 51 में, उसके ऊपर प्रोविज़न आपको दे रखा है, आप ठक ऊपर पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ आप साथ में ही पढ़िए बुक निकाल के। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, नो परमिशन नीड्स टू परफॉर्म हिज प्रोमिस अनलेस द प्रोमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रिसिप्रोकल प्रोमिस। आपको जिस प्रोविज़न से मैं समझाया नीचे, उसी प्रोविज़न के आधार में आपको ऊपर भी दे रखा है। तो आप सेक्शन 51 नंबर 51 में यही क्या है, तो जो नीचे आपको साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिस दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब एनालिसिस एक तरह से बोल सकते हैं। आपको ऊपर हेडिंग भी दे रखा है एनालिसिस ऑफ सेक्शन 51, जो ही ज़्यादा लॉन्ग कट में हो गया, और ये आपको शॉर्ट कट में ऊपर आप दे रखे हैं, जो एग्जांपल के आधारित ऊपर आप लिख सकते हैं। 52 में आते हैं। 52 में आपको दोस्तों क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिसेस। और ये रिसिप्रोकल प्रोमिस में क्या कहा गया है आपको सेक्शन 52 में देखना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल 22 में आते हैं। इसमें क्या है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए सेल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स प्राइस। ए प्रोमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी प्रोमिस टू पे फॉर इट। देख सकते हैं क्या बोला है, ए एंड बी दोनों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, बिल्ड अ हाउस एट फिक्स प्राइस में क्या किया, बनाने का हाउस। ए प्रोमिस टू बिल्ड हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी प्रोमिस टू। बोला कि ठीक है, आप मतलब रिसिप्रोकल यानी कि आपने बना दिया, मैं आपको पैसा पे कर दूंगा, बस इसमें खास कुछ है नहीं। जो आपको आने वाला होगा जो सेक्शन, वो ज़्यादा ही खास होगा, वहाँ पर मैं आपको, बट ये जो ऊपर के पॉइंट जो लिखा है ऑर्डर परफॉर्मेंस हो रही है, ये पॉइंटली आपको याद होना ज़रूरी है। ये परफॉर्मेंस ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिस में 51 से 58 तक के इस सेक्शन के हेडिंग क्या है, वो कम से कम आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब थर्ड में आते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में आपको सेक्शन 53 हो गया, क्या दे रखा है, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। जहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 23 पर दिया गया है,
वहाँ से आप समझ के आपको मैं फिर प्रोविज़न पढ़ाऊँगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 पर देखते हैं। जैसा एक्सपीरियंस मैंने पढ़ रखा हो और जैसा आपको पढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि अगर एग्जाम्पल इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं प्रोविज़न बस बताता चलो आपको एग्जाम्पल नहीं समझा तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं। बिजनेस लॉ मीन्स आपको कानून ऐसा ही होता है कि जो आगे हो रहा है उसी के आधारित प्रोविज़न जो कैसे हम पढ़ेंगे वो देखना है। एन बी कॉन्ट्रैक्टेड सेल बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर 1,000 रुपीज. B is ready and willing to execute work accordingly, but if prevents him from doing so, the contract is voidable at the option of B. एक voidable, अब आपको मैं वहाँ पर बताया था voidable के जो आपको डिफिनीशन में क्या बताया गया था वहाँ से आप देख सकते हैं। किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर उसको हम क्या बोलते हैं? voidable बोलते हैं। एंड इफ इलेक्ट टू रिजाइन इफ इट इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए, और अगर क्या कर रहा है रिजाइन कंटेक्ट कर रहा है तो क्या रिकवर ए कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, अगर कुछ लॉसेस हुआ है तो भी रिकवर कर सकता है। और उसने पहले रिजाइन कर दिया उसके बाद में उस कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। तो आपको इसमें अगर कोई लॉस है तो भी लॉस वो से बियर कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 24 आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 में ये कहा गया है इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर द सेलर इज टू कट एंड कॉट इट वेयर अपन बायर्स टू टेक टू इट अवे एंड पे फॉर इट। The seller cuts only a part of the timber and neglect to cut the rest. उसने कॉन्टेक्ट ये किया था कि मेरे सेलर को से उसने जो ट्री था उसको कट किया और कॉट की भी बात की, बट उसने टिम्बर को ही बस क्या किया एक ही पार किया, बस नेगलेक्ट कर दिया किसको? कॉट के। इन दैट इवेंट द बायर में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द सेलर फॉर एनी लॉसेस व्हिच मे हैव सब्सटेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल नंबर 24 आपको बताए गए थे और इसी के आधारित में मैं प्रोविज़न सेक्शन 53 में बताने वाला हूँ। तो आपको देख सकते हैं सेक्शन 53 के उसमें क्या दे रखा है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रिसीवेबल प्रोमिस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर परफॉर्मिंग हिज प्रोमिस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable the option of the party so prevented and he is entitled to compensation from the party for any losses by substance in consequence of the non performance of the contract। जो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मैं आपको एग्जांपल 23 और 24 बताया सेम आपको प्रोविज़न ये जो वोइडेबल वाला बात आपको एग्जांपल 23 जो नीचे दे रखा मीन्स आपको अलग अलग एग्जांपल करके आपको बेहतर समझाया गया है, इसलिए ताकि ये प्रोविज़न थोड़ा बड़ा था लैंग्वेज लिखने में, इसलिए आपको दो तरह के एग्जांपल देकर समझाएगा। बहुत काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि पूछ जाता है कभी काल ये 53 से भी क्वेश्चन। चलिए बात है सेक्शन 54 जहाँ पॉइंट नंबर 4 है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग जाए तो मैं आपको परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस के ये आपको मैं बताने के लिए सक्षम रहूँगा इस यहाँ तक, क्योंकि ज़्यादा आपको बताने के चलते आपको कोई ये हो सकता है कि बाद में जाके आपको पढ़ने में आसान ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ चलिए अब चलते सेक्शन 54 में। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट सो एज टू दैट प्रोमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रिसिप्रोकल प्रोमिसेस। जो आप एग्जांपल नंबर 25 और 26 मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा ही कवर होगा। देख सकते हैं ए हायर्स बी शिप्स टू टेक एंड इन कॉन्वॉय फ्रॉम कोलकाता से कहाँ Kolkata to the Mauritius cargo to be provided by a B receiving a certain freight for its conveyance. It does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of the B promise. They must take compensation to B for the loss and B subsidiary। क्या इसमें क्या है आप देख सकते हैं ए हायर जो मतलब जैसे आप कहीं दूसरे अगर मतलब स्टेट से अगर समुंदर पार कर वहाँ पर सिर्फ आप कार्गो रखते हैं मीन्स कोई सामान आप भेजते हैं, तो उसने कहा क्या कहा था बी अगर बी रिसीविंग सर्टेन फ्रीट फॉर अगर वहाँ के मतलब जो सामान है कि उसके अगर पैसे देगा तो मैं इसको सामान क्या करूँगा प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द बी प्रोमिस एंड मस्ट टेक compensations to be for the loss be refused by the non performance of the contract। तो आप लॉस भी बियर कर सकता है और उससे
जो परफॉर्मेंस नहीं किया है उसे मतलब उसका भी क्या करते हैं लॉस आप बियर कर सकते, पैसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 में दे सकते हैं। A had to ARB to make a saw rack, will supply the plywood, फेविकॉल and other items required for making the screw। शूज रैक बनाने के लिए क्या क्या मतलब उसको चाहिए था, प्लाईवुड, फेविकॉल एंड अदर आइटम रिक्वायर्स। उसको क्या कहता है, बी अराइव्स on the appointed day and time but A could not arrange for the required materials। A cannot claim the performance of the B performance, बिल्कुल। and must compensation to be for the loss भी क्या हम आपको अच्छे तरीके से नीचे भी समझ दोनों खास करके कि बस एग्जांपल थोड़ा अलग दे रखा है और आपको प्रोविजन तो एक ही सेम ही होता है, तो इसलिए आपको ऊपर भी आप देख सकते हैं जो प्रोविजन आपको लिखा गया है। when a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed and the promisor of the promisor last mentions fail to perform it, such promisor cannot claim the performance of the receivable promise and must take compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract। तो ये रहा आपको ये दिया गया। तो चलिए आप 5th नंबर देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5 सेक्शन 55 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच टाइम इज इसेंशियल। टाइम इज एसेंशियल दो है, एक टाइम इज एसेंशियल और टाइम इज नॉट एसेंशियल, तो आप दोनों देख सकते हैं। टाइम इज एसेंशियल है, नॉट एसेंशियल क्या लिखा गया है आप पहले वो देख, पहले चलो प्रोविजन आपको मैं बताता हूँ। एग्जांपल इसका दे रखा है कि नहीं आपको, चलिए तो चलो नहीं दे रखा है तो उसको प्रोविजन से आपको समझना पड़ेगा। मीन्स ये कभी कल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। When a party to contract promise to do certain things at before the specified times and fails to do any such things at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable from the promisee. If the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract, तो आपको नीचे टाइम इज नॉट इसेंशियल देख सकते हैं। इफ इट वाज नॉट इंटेंशन द पार्टी दैट शुड बी इसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम द फेवर टू डू सच थिंग्स एट बिफोर स्पेसिफाइड टाइम बट द प्रोमिसर इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेट फॉर द प्रोमिसर। देखिए टाइम अगर इसेंशियल नहीं दे रखा है उस टाइम में क्या करेगा, जो प्रोमिसी होगा वो कंपनसेशन किससे करेगा, प्रोमिसर से। अगर कोई लॉस भी हुआ है उसको भी क्या करेगा और उससे ये बियर करेगा, प्रोमिसर प्रोमिसी को देगा जितने होगा। तो उसके हिसाब से अब नीचे इफेक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एट अ टाइम अदर देन एग्री अपन। इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट voidable on account of the promisor failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any times other than agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the agreed unless at the time of acceptance he gives notice to the promisor with intention to do so। तो आपको एनालिसिस में कहा ये कभी कल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये आप अगर ध्यान से मतलब इस प्रोविज़न को आप देखें, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये 56 आपको बहुत बार इसमें पूछा गया डायरेक्ट और इन केस स्टडी के द्वारा। यहाँ पर काफ़ी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट अब इसमें आपको एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो आपको पहले इसको क्या बोलते हैं, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इनिशियल, ये वॉइड होता है। पहली बात आपको ये समझ लेना कि कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो वहाँ पर वॉइड ही होगा। देख सकते हो नीचे एग्जाम्पल नंबर 27, ए एग्री विथ बी टू डिस्कवर टीजर बाय मैजिक, क्या आपका बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसने कि बोला है कि मैं इस मैजिक लगाऊँ, तो क्या ये एग्रीमेंट हो रहा है। अब कोई बोलेगा मैं पेपर से क्या ये पानी बना दूंगा, तो ये क्या वैलिड है, नहीं ये वॉइड हो गया। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 56 आप देख सकते हैं, जिसमें यही ज़्यादा आपको जो एनालिसिस करेगा, जो एग्जांपल से आपके बहुत ज़्यादा ही काफ़ी मदद मिलने वाला। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी देख सकते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोला, ए हिंदू वाज ऑलरेडी मैरिड, बिल्कुल कॉन्टेक्ट टू मैरी बी हिंदू गर्ल्स अकॉर्डिंग टू लॉ ए बिंग मैरिड कुड नॉट मैरी बी, क्योंकि पहली मैरिज हो चुका है कि बी से वो नहीं कर सकते। इन दिस केस मस्ट टेक कॉम्पनसेशन टू बिफोर द लॉस कॉज, बिल्कुल जो लॉसेस है वो बियर करेगा। तो आपको इसी तरह से नीचे आपको देख सकते हैं सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और इसका प्रोविज़न आप याद ही कर लें। अगर केस स्टडी आए तो भी, तो डायरेक्ट आए तो भी आपको ये सारे के सारे प्रोविज़न लिखने पर। अभी मैं एग्जाम्पल के बाद मैं आपको, चलिए थोड़ा खुद के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आप यानी से कॉन्टेक्ट किया कि मैं आपको सामान डिलीवर करूँगा, चलो 100 किलो शुगर मैं आपको क्या करूँगा, डिलीवर करूँगा। बट क्या हुआ कि सडनली बाढ़ आ गए, क्या मतलब आग लग गए, डिस्ट्रॉय पूरे हो गया, तो मैं उस कारण सबको मैं डिलीवर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। उस केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा मेरा, वॉइड हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब ना होना, मतलब ना होना होने के बराबर जो बोलता है ना। जैसे मैं आपको करने वाला था बट क्या होगा, एक ये मेरा गलती है, नहीं आपका गलती, ये क्या सडनली नेचर की गलती से थोड़ा ये हो गया प्रॉब्लम। तो मैं आपको इस केस में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। जो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द promise become impossible or illegal by occurrence of an unexpected event or change of circumstance beyond the contemplation of the parties, the contract becomes void, change law, etc. In other words, sometimes the performance of a contract is quite possible when it is made, but subsequently some event happen which render the performance impossible or unlawful. Such impossibility is called the subsequent or supervening. It is called the post contractual impossibility. जो आपको मैं एग्जांपल समझा दिया, बहुत मस्त एग्जाम से है कि जो मतलब काफ़ी आपको सुनने में ऐसे गांव में भी मतलब ऐसे केस जब देखते रहते हो, इसलिए आपको मैं एग्जांपल दिया। तो सेक्शन नंबर 57 आ सकते हैं। सेकेंड लास्ट आपको परफॉर्मेंस ऑफ रिसिकल प्रोमिस के पर लास्ट में दे रखा है आपको। When persons reciprocally promises first to do certain things which are legally and seconds under specified circumstance to do certain, देख सकते हैं आप नीचे एग्जाम्पल नंबर पर 32 देख सकते हैं क्या दे रखा है। ए एंड बी एग्री डेट ए विल सेल हाउस टू बी कितने 5 लाख, एंड ऑल्सो डेट इफ बी यूज इज एट द गैम्बलिंग हाउस ही विल पे फॉर द कितने 7,50,000। द फर्स्ट सेट ऑफ रिसीवर परमिट टू सेल द हाउस पे 5 लाख पर इट वैल्यू, क्योंकि पहले 5 लाख में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बट द ऑब्जेक्ट सेकेंड बिंग अनलॉफुल, अब जो दूसरे वाले हो रहा है वो क्या है, अनलॉफुल, क्योंकि लॉफुल है नहीं। पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 5 लाख, तो बस उतना वैलिड रहूँगा, इसलिए आगे वाला जो सेकेंड ऑब्जेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लास्ट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अल्टरनेट प्रोमिस ऑन ब्रांच बीइंग इलीगल, सेक्शन 58। The law on this point is contained in section 58. Say that in case alternate promise, जो एग्जाम्पल नंबर 33 के द्वारा आप बेहतर समझ सकते हैं, जो नीचे देख सकते हैं। ए एंड बी एग्री डैट सेल पे बी कितने रू 1 लाख, फॉर विच बी सेल आफ्टर बार डिलीवर टू बी अदर राइट्स। आज देख सकते हैं जो लीगल होगा अल्टरनेट, देख सकते हैं ए एंड बी एग्री किया कितने, एक सेल कितने का 1 लाख, फॉर विच सेल आफ्टर डिलीवर्ड, अगर राइस या स्मॉगल उपयोग कुछ डिलीवर करेगा तो फिर मैं क्या अगर अल्टरनेट प्रोमिस वो भी इलीगल वाले। तो आपको दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ रिसिकल प्रोमिस को मैं ख़त्म करा दिया। आगे देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेमेंट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म दिस कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी, ये आपको इतना बच रखा है। और आगे थोड़ा और है जो आपको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तब तक लिस्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको हो सकता है तो अगले लेक्चर में सारे कवर हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं होगा तो फिर अगले लेक्चर के लिए फिर आपको मैं लेकर आऊँगा। तो इस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक लिए अगले लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल्स को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी मतलब दोस्त देख पाए और इससे लाभ उठाए कि यहाँ एक्सपीरियंस क्या कैसे बेस्ट स्टडी के आधार पर हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।